तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज़ॉन्स की। सबसे पहली बात इसमें यह है कि ट्रांसपोज़ॉन्स जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। सबसे पहला जो ट्रांसपोज़ॉन था वो मेज़ में डिस्कवर्ड किया गया था और इसको डिस्कवर करने वाली जो साइंटिस्ट थी उनका नाम था बारबरा मैक्लिंटॉक। ये बात है सन 1948 की। इस काम के लिए इनको नोबेल मिला 1983 में। इन्होंने इन ट्रांसपोज़ॉन्स को कंट्रोलिंग एलिमेंट्स कहा। अब ट्रांसपोज़ॉन्स के मूवमेंट की अगर हम बात करें कि किन मेथड से मूव करते हैं एक लोकेशन ऑफ द जीनोम टू अदर लोकेशन, तो ये जो ट्रांसपोज़ॉन्स होते हैं दो बेसिक मैकेनिज़्म हैं इनके मूवमेंट की। एक को कहते हैं हम कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन और दूसरे को हम कहते हैं रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन। कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन का मतलब सिंपली ये है कि कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म है और रेप्लिकेटिव में कॉपी एंड पेस्ट होता है। कट एंड पेस्ट का मतलब ये हो गया कि एक लोकेशन पे ट्रांसपोज़ॉन अगर मौजूद है तो इसका एक्सीजन होगा और ये बाहर निकल जाएगा एंड देन इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन, सपोज दिस वाज द ओरिजिनल जीन हियर, तो यहाँ पे ये जाके इंटीग्रेट हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। तो ये ट्रांसपोज़ॉन जो है वो इंटीग्रेट हो गया इनटू अ जीन। कॉपी एंड पेस्ट में ट्रांसपोज़ॉन की एक कॉपी बनेगी और वो कॉपी जाके ओरिजिनल जीन में या जीनोम की दूसरी लोकेशन में इंटीग्रेट हो जाएगी। अब बात ये है कि जब कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन होता है तो उसमें इट रिक्वायर्स टू एलिमेंट्स, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें पहली चीज़ होती है ट्रांसपोजेज एंजाइम। ये एंजाइम कई सारे काम करता है। मेनली अगर इसके काम को हम लोग कैटेगराइज करें तो 3 काम करता है। अभी देखेंगे हम कि ये 3 काम कौन कौन से हैं। दूसरा जो एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन के दौरान वो होता है इन्वर्टेड रिपीट्स। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक इमेज की हेल्प लेंगे हम। इससे आपको समझ में आएगा कि बेसिकली इन्वर्टेड रिपीट्स क्या होते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट दिखाया गया है और इसमें ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है दे आर व्हाट, दे आर टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स। इन्वर्टेड रिपीट का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से सीक्वेंस देखना शुरू करें A T C G C A, तो यहाँ पे भी हमको A T C G C A, सिमिलरली ऑन दी अदर स्ट्रैंड। तो ये रिपीट्स जो है ये इन्वर्ट हो रहे हैं, दे आर लोकेटेड ऑन बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांसपोज़ॉन। इसके अलावा ट्रांसपोज़ॉन के बाहर डायरेक्ट रिपीट्स, फ्लैंक करना मतलब कि दोनों साइड, इस साइड भी है और इस साइड भी है, डायरेक्ट रिपीट्स मौजूद हैं ट्रांसपोज़ॉन के दोनों साइड,
ध्यान ये रखना है कि जो इन्वर्टेड रिपीट है इट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांसपोजोन, जबकि डायरेक्ट रिपीट जो है ट्रांसपोजोन का हिस्सा नहीं होते हैं। अगर ट्रांसपोजोन को यहाँ से निकलना है तो कटिंग विल बी एट दीज साइड्स, और ये डायरेक्ट रिपीट वाला पोर्शन जो है ये यहीं पे बचा रह जाएगा। तो इन्वर्टेड रिपीट ट्रांसपोजोन का पार्ट है, लेकिन डायरेक्ट रिपीट ट्रांसपोजोन के पार्ट्स नहीं हैं। रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली कॉपी पेस्ट मैकेनिज़्म होती है। यहाँ ट्रांसपोजोन जो है अपनी दूसरी कॉपी बनाएगा, यहाँ कॉपी तैयार होगी, एक और कॉपी तैयार हो गई, एंड दिस कॉपी विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द अदर लोकेशन ऑफ द जीनोम। दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन विल टेक प्लेस। देखने में तो सिंपल ही लग रहा है। अब ध्यान देने की बात यह है कि बैक्टीरिया में जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में एक बेसिक आइडिया हम लोग ले लें। तो बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स की बात करेंगे हम। देखिए, बैक्टीरिया में जो पाए जाते हैं ट्रांसपोजोन्स वो ट्रांसपोजोन्स ही कहलाते हैं। एक्चुअली में हमने किस तरह से डिफ़ाइन किया था, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हमारे पास दो टाइप के थे, एक को हम ट्रांसपोजोन कह रहे थे और दूसरे को रेट्रो ट्रांसपोजोन कह रहे थे। ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं वो मेनली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स जो है मेनली यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया में जो पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, दे विल बी कॉल्ड एज ट्रांसपोजोन्स। और इनका हमने तरीका भी देखा था, ट्रांसपोजिंग मैकेनिज्म भी एक ब्रीफ आउटलाइन देखी थी कि ये जो होते हैं दे ट्रांसपोज डायरेक्टली एज डीएनए, जबकि रेट्रो ट्रांसपोजोन जो है वो पहले आरएनए कॉपी में कन्वर्ट होते हैं, फिर उस आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए बनता है, एंड दैट डीएनए गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द अदर लोकेशन ऑफ द जीनोम। अब बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स के टाइप्स की हम यहाँ पे बात करें तो वैरायटी है यहाँ पे। जैसे एक है इंसर्शन सीक्वेंस, तो ध्यान रखिएगा ये ट्रांसपोजोन के ही टाइप्स हैं। दूसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट ट्रांसपोजोन। तीसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं नॉन कॉम्पोजिट ट्रांसपोजोन, या इसी को हम क्या कह देते हैं, यूनिट ट्रांसपोजोन। और जो चौथा टाइप है उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटिव ट्रांसपोजोन। तो ये चार मेन टाइप के ट्रांसपोजोन्स जो है वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल सेल में अपना एक क्रोमोसोम है। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल में कई सारे प्लाज्मिड्स भी पाए जाते हैं। ये ट्रांसपोजोन्स जो हैं, सपोज करिए कि इस प्लाज्मिड में इस लोकेशन पे ट्रांसपोजोन है, सो दिस ट्रांसपोजोन कैन मूव फ्रॉम दिस प्लाज्मिड टू अनदर प्लाज्मिड, और दिस ट्रांसपोजोन कैन मूव फ्रॉम प्लाज्मिड टू द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया। या अगर बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में कोई ट्रांसपोजोन होगा तो दिस ट्रांसपोजोन हैज़ एबिलिटी टू मूव फ्रॉम क्रोमोसोम टू द प्लाज्मिड डीएनए। तो इस तरीके से ट्रांसपोजोन्स किसी भी डीएनए एलिमेंट से, एक डीएनए एलिमेंट से दूसरे डीएनए एलिमेंट में जा सकते हैं, भले वो क्रोमोसोमल डीएनए हो या प्लाज्मिड डीएनए हो। बैक्टीरिया के केस की बात कर रहे हैं हम। जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट या सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप के ट्रांसपोजोन्स होते हैं बैक्टीरिया में, उनको हम आईएस एलिमेंट्स कहते हैं, और उन्हीं के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो आईएस का मतलब हो गया इंसर्शन सीक्वेंस,
तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये क्या हैं, दे आर दी मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजॉन्स इन बैक्टीरियल जीनोम अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर जो हमने अभी आपको शेयर किया था ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, बट लेट्स सी द डायग्राम अवेलेबल इन द बुक, तो वी कैन हैव अ लुक ऑन दैट आल्सो। ये बेसिकली एक आईएस एलिमेंट का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। इसमें हम आराम से देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस जो हैं। सबसे पहला तो जो इन्वर्टेड रिपीट है इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। 10 से 40 बेस पेयर का इन्वर्टेड रिपीट है जो दोनों साइड में हमको मिल रहा है, ये एंड दिस। इसके अलावा इन इन्वर्टेड रिपीट्स के बीच में ये ORF या ओपन रीडिंग फ्रेम हमको मिल रहा है, जो कि क्या है, एक प्रोटीन कोडिंग रीजन है। और इस प्रोटीन कोडिंग रीजन में यानी कि किसके लिए कोड करता है, इट कोड्स फॉर 1 और 2 एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन के लिए रिक्वायर्ड। तो एक एंजाइम का नाम हमने आपको अभी बताया, ट्रांसपोजेज एंजाइम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा इन आईएस एलिमेंट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो डिमार्केटिंग कंपोनेंट हम कह सकते हैं या हॉलमार्क कह सकते हैं इसको आईएस एलिमेंट का, ये है डायरेक्ट रिपीट, डीआर। डायरेक्ट रिपीट्स जो होते हैं ये 5 से 11 बेस पेयर के होते हैं, जो कि इमीडिएटली इंसर्शन या इन्वर्टेड रिपीट्स के बगल में मौजूद होते हैं। जो ट्रांसपोजेज एंजाइम है, जैसे यहाँ पे जो एंजाइम हमने लिखा स्पेशली, एक सेकेंड, इसको हम नाम भी लिख दें ट्रांसपोजेज। तो ये इस एंजाइम की खासियत ये होती है कि ये एंजाइम जो है, दिस एंजाइम रिकॉग्नाइजेज इन्वर्टेड रिपीट्स, और इन इन्वर्टेड रिपीट्स को रिकॉग्नाइज करके बाकी का जो हिस्सा है ट्रांसपोजॉन का, इंक्लूडिंग दिस ORF, इसको एक लोकेशन ऑफ जीनोम से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र कराने में ये ट्रांसपोजेज अपना रोल प्ले करता है। तो अब हम वो मैकेनिज़्म देखेंगे जिस मैकेनिज़्म के थ्रू ट्रांसपोजिशन होता है। तो मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ आईएस एलिमेंट्स, इस मैकेनिज़्म को समझने के लिए हमको फिर से एक डायग्राम की हेल्प लेनी होगी। लेट्स सी द डायग्राम। तो ये हमारा डायग्राम है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में हाउ डज दिस डायग्राम डिपिक्ट्स द ओरिजिनल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोजिशन। आईएस एलिमेंट की अगर हम बात करें स्पेशली, तो यहाँ जो ट्रांसपोजिशन की मैकेनिज्म होती है, इट अकर्स बाय कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, यानी कि सिंपली जिसको हम क्या कहते हैं, कट एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट जो है वो रेप्लिकेटिव मैकेनिज्म का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे जो ORF वाला पोर्शन होता है, दिस, ये ट्रांसपोजेज एंजाइम के लिए कोड करता है।
अब ये ट्रांसपोजेज एंजाइम जो है, इसके 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम हैं, और वो 3 इम्पॉर्टेंट काम क्या क्या हैं, इसको हम स्टार एस्टेरिक देके यहाँ पे लिख दें। सबसे पहला काम ये करता है कि इट कट्स द IS एलिमेंट, और ये ब्लंट इंडेड कट्स जो है वो बनाता है। दूसरा स्टेप ये करता है कि इट मेक्स स्टैगर्ड कट्स। स्टैगर्ड मतलब कि स्टिकी कट्स इन टारगेट DNA। टारगेट DNA को भी यही कट करेगा। और तीसरा काम ये करता है that it ligates the 3' termini of the IS element to 5' end of cut donor DNA। ये सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी, बट देन ऑल्सो आई एम मेकिंग इट स्पेसिफिक। तो ये 3 काम कर रहा है। अब इन तीनों काम को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि इसने कट लगाया एंजाइम ने, यहाँ ब्लंट इंडेड ट्रांसपोजोन ये प्रोड्यूस हुआ। साथ ही साथ ये जो टारगेट साइट है, यानी इस टारगेट DNA की टारगेट साइट जो है, इसमें भी इसने यहाँ पे और यहाँ पे कट लगाया, और उससे आप देख सकते हैं कि स्टिकी एंड ये प्रोड्यूस हुआ। स्टिकी या इसको स्टैगर्ड एंड इसको हम कह सकते हैं। स्पेलिंग थोड़ा सा, स्टैगर्ड एंड ये यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया है। ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो दिस इज़ 5', दिस इज़ 3', दिस इज़ 3', दिस इज़ 5'। यहाँ पे भी वही कहानी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस इज़ 5', ये हो जाएगा 3', ये फिर से 5' हो जाएगा, और ये 3' हो जाएगा। सिमिलरली 3, 5, 3, 5, इस तरीके से ओरिएंटेशन यहाँ पे हो गया। ट्रांसपोजोन में भी ओरिएंटेशन देख लें तभी क्लियर होगा। सो दिस इज़ द ओरिएंटेशन। अब आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि दिस पार्ट ऑफ द IS एलिमेंट, ये क्या है, ये 3' एंड है, और ये वाला जो हिस्सा टारगेट DNA का था ये 5' है। तो इसका मतलब ये हो गया कि IS एलिमेंट का 3' वाला हिस्सा और टारगेट DNA का 5' वाला हिस्सा, इन दोनों के को आपस में लाइगेट करने का काम कौन करता है? ट्रांसपोजेज एंजाइम। इसके अलावा जब ये टेम्परेरी लाइगेशन यहाँ पे इस स्टेप पे हो जाता है तो इन डायरेक्ट रिपीट की सिंथेसिस वापस से करनी होती, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाला हिस्सा ब्लैंक है, सिमिलरली ये वाला हिस्सा भी ब्लैंक है। उस ब्लैंक हिस्से को यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आ गए, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स आ गए, यानी कि नए डायरेक्ट रिपीट्स की यहाँ पे सिंथेसिस हो गई है। इसका मतलब ये हो गया कि जो डायरेक्ट रिपीट्स ओरिजिनल लोकेशन पे मौजूद थे वो तो वहीं रह गए। टारगेट
या नई लोकेशन पे नए डायरेक्ट रिपीट्स की सिंथेसिस हो गई टारगेट डीएनए पे, एंड देयरफॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज टारगेट साइट डुप्लीकेशन। तो किस चीज़ का डुप्लीकेशन? डुप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्ट रिपीट्स। और ये डायरेक्ट रिपीट्स जो हैं वो आईएस एलिमेंट के को फ्लैंक कर रहे हैं, यानी इसके दोनों साइड में हम। तो अब सवाल ये आता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन से तो ट्रांसपोजोन निकल गया, तो अब इस लोकेशन का क्या होगा? इतना हिस्सा ये जो खाली रह गया, इसका क्या होगा? कैसे उसको रिपेयर किया जाएगा? ये तो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म हो गई, और स्पेशली कट एंड पेस्ट में ही समस्या होती। कॉपी एंड पेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी एंड पेस्ट में वहीं का वहीं रह जाएगा जो ओरिजिनल ट्रांसपोजोन है, नई कॉपी बनके अदर लोकेशन पे इंटीग्रेट हो जाएगी। दो तरीके के डीएनए रिपेयर्स यहाँ पे वर्क करते हैं कट एंड पेस्ट जब होता है ट्रांसपोजोन का। तो वो दो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स कौन कौन सी हैं उसका फ़िलहाल हम नाम देखेंगे, डिटेल तब पढ़ेंगे जब हम डीएनए रिपेयर एज अ टॉपिक पढ़ेंगे। तो दो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स जो हैं वो, पहली मैकेनिज्म जो है उसको हम कहते हैं होमोलॉजी डायरेक्टेड डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर। ये एक मैकेनिज्म हो गई। और दूसरी जो मैकेनिज्म होती है उसको कहते हैं नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि ये दोनों टाइप की जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं ये कब ऑपरेट होती हैं। जाहिर सी बात है ये दोनों तभी ऑपरेट होंगी जब कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म से ट्रांसपोजन बाहर निकल चुका होगा। ये पहली मैकेनिज्म होमोलॉजी डायरेक्टेड डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर जो होता है ये तब ऑपरेट होता है जब क्रोमोसोम इज जस्ट रेप्लिकेटेड, तुरंत ही क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुआ हो, एंड एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डैमेज्ड होस्ट सीक्वेंस इज अवेलेबल। बात समझिएगा, ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम अभी अभी रेप्लिकेट हुआ है, तो इसने एक कॉपी अपनी और बना ली। ट्रांसपोजोन इस इलाके से निकल गया, दिस वॉज ट्रांसपोजोन। तो जाहिर सी बात है इस ट्रांसपोजोन ने जितना सीक्वेंस लेके कहीं निकला, किसी और क्रोमोसोम पे गया, कहीं गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके होमोलोगस क्रोमोसोम के सीक्वेंसेस तो होंगे। तो इन सीक्वेंस को बेस मान के इस सीक्वेंस की भरपाई की जाएगी। तो ये होमोलॉजी डायरेक्टेड डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर हो गया। मैकेनिज्म क्या है, एंजाइम्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, दैट वी विल डिस्कस लेटर। दूसरी जो मैकेनिज्म होती है नॉन होमोलोगस वाली, इसकी कहानी ये है कि यहाँ पे नो होमोलोगस कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इज अवेलेबल। तो यहाँ पे कॉपी ही नहीं अवेलेबल है, तो किसको टेम्पलेट या बेस मान के रिपेयर हो। तो यहाँ पे सिंपली क्या होती है, ब्रेक इज रीसील्ड। और सिंपल अगर रीसीलिंग होगी ब्रेक की, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस था
उसमें ऑल्टरेशन आ जाएगा। ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस इज ऑल्टर्ड, क्योंकि कोई बेस या टेम्पलेट तो मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ट्रांसपोज़ोन जहाँ से निकल रहा है इस लोकेशन से, वहाँ ब्रेक को रिसील करने के दौरान भी म्यूटेशन होने की संभावना है। जहाँ जाएगा, जहाँ पहुँचेगा, जिस जीन में इंटीग्रेट करेगा, वहाँ तो म्यूटेशन कर ही सकता है। जहाँ से निकला वहाँ भी म्यूटेशन कर सकता है। इट डिपेंड्स कि क्या वहाँ पे नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर वाली मैकेनिज्म चल रही है कि नहीं चल रही है। तो दीज आर 2 मैकेनिज्म्स। अब इसके बाद IS एलिमेंट की बात कंप्लीट हो जाती है। नाउ वी हैव कॉम्पोजिट ट्रांसपोजोन्स, ये सेकेंड टाइप है बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन्स का। तो कॉम्पोजिट ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं, पहली बात तो ये है कि दे आर लार्जर दैन IS एलिमेंट्स। IS एलिमेंट्स से इनका साइज़ बड़ा होता है और इनमें इसी वजह से जीन्स भी ज़्यादा होती हैं। कंटेन 1 or more genes apart from genes required for ट्रांसपोजिशन। यानी ट्रांसपोजिशन के लिए जो जीन्स रिक्वायर्ड हैं वो तो इसमें होंगी ही, उसके अलावा एक या उससे ज़्यादा प्रोटीन कोडिंग या दूसरी जीन्स इसमें मौजूद हो सकती हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, कॉम्पोजिट क्यों कह रहे हैं इसको, कॉम्पोजिट ट्रांसपोजोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा ट्रांसपोजोन से इकट्ठा होकर इसको तैयार करते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 IS एलिमेंट्स, 2 IS एलिमेंट मिलके, 2 IS एलिमेंट और प्लस अ सेंट्रल ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स। ये जो सेंट्रल ब्लॉक होता है प्रोटीन कोडिंग जीन्स का, इसमें मोस्टली जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मौजूद होती हैं। जैसे इसमें 2 एग्जांपल्स बहुत ही कॉमन हैं। एक तो TN9 ट्रांसपोजोन का, और इस TN9 में क्लोरम फेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन होती है। इसी तरह से TN10 है एक ट्रांसपोजोन जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद होती है। डायग्रामेटिकली अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो लेट्स सी, ये है डायग्राम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये TN9 ट्रांसपोजोन का डायग्राम है। 2638 बेस पेयर्स, इसमें एक IS एलिमेंट लेफ़्ट साइड पे है, दूसरा IS एलिमेंट राइट साइड पे है, और इन दोनों के बीच में ये क्या है, आपका ORF कह सकते हैं या प्रोटीन कोडिंग जीन है, ओपन रीडिंग फ्रेम, क्लोरम फेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन है। सिमिलरली TN10 की बात करें तो 9300 बेस पेयर्स का है, इसमें भी एक IS एलिमेंट इधर है, दूसरा IS एलिमेंट इधर है, और इन दोनों के बीच में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद है। ये जो IS एलिमेंट्स दोनों साइड हैं, इनकी ओरिएंटेशन एक ही डायरेक्शन में भी हो सकती है या ऑपोजिट ओरिएंटेशंस भी इनकी हो सकती है। तो ये तो बात हो गई कॉम्पोजिट ट्रांसपोजोन्स की। अगर नॉन कॉम्पोजिट ट्रांसपोजोन्स की हम बात करें तो नॉन कॉम्पोजिट ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है
कि यहाँ पे एडिशनल जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली अभी हमने ऊपर देखी, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। तो एडिशनल जीन इज प्रेजेंट हियर ऑल्सो। फिर डिफरेंस क्या आता है, बट द जीन इज ब्रैकेटेड बाय शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स। यहाँ पे जो ब्रैकेटिंग हो रही है वो तो हो रही है आई एस एलिमेंट्स। भाई ये जीन है, इसके दोनों तरफ आई एस एलिमेंट्स हैं। जबकि नॉन कॉम्पोजिट वाले में क्या होता है कि जो ब्रैकेटिंग होती है, यानी कि उस जीन के दोनों तरफ शॉर्ट इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ट्रांसपोजेबल यूनिट बनती है वो रिलेटिवली स्मॉल बनती है एज़ कम्पेयर टू कॉम्पोजिट ट्रांसपोजॉन्स। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इट हैज़ मिनिमम ट्रांसपोजेबल यूनिट। और इसके अगर हम दो एग्जांपल्स देखना चाहें तो TN3 एंड TN21, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉम्पोजिट ट्रांसपोजॉन्स या यूनिट ट्रांसपोजॉन्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैक्टीरियल ट्रांसपोजॉन्स। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूकैरियोटिक ट्रांसपोजॉन्स को डिस्कस करेंगे।